हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, पैटर्न अलाउंसेस। मैंने आपको बोला था पहले भी कि जो कास्टिंग होता है उसी के जैसा हम पैटर्न बनाते हैं, है ना, एकदम हूबहू, सेम टू सेम, आइडेंटिकल। लेकिन क्या ये एक्चुअली आइडेंटिकल होते हैं? क्या ये एग्जैक्टली सेम होते हैं? ऑब्वियसली नो। द बिग आंसर इज नो। क्यों? आइए इसके पीछे रीजन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पैटर्न एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उनमें कुछ होती हैं मॉडिफिकेशंस, और उन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाउंस। जो पैटर्न अलाउंसेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं मॉडिफिकेशंस इन द पैटर्न। मॉडिफिकेशंस इन द पैटर्न। मॉडिफिकेशंस इन द पैटर्न। पैटर्न में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंसेस बोलते हैं। लेकिन कैसी मॉडिफिकेशन, किसके रेस्पेक्ट में? तो मॉडिफिकेशंस इन द पैटर्न विद रेस्पेक्ट टू modifications in the pattern with respect to casting, with respect to desired casting, desired or you can say final casting। तो जो भी आपको फाइनल कास्टिंग चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में पैटर्न में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अलाउंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। तो व्हाट आर अलाउंसेस? पैटर्न अलाउंसेस आर नथिंग बट द मॉडिफिकेशंस इन द पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड, दैट इज फाइनल कास्टिंग। क्लियर? तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ना होके कुछ मॉडिफिकेशंस होती है। अब ये मॉडिफिकेशंस कैसी भी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि आपका पैटर्न छोटा हो कास्टिंग से, ओरिजिनल या फिर फाइनल कास्टिंग से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैटर्न बड़ा हो फाइनल कास्टिंग से। क्लियर? तो मॉडिफिकेशंस कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यदि आपका पैटर्न साइज बड़ा होता है किससे? डिजायर्ड कास्टिंग से, फाइनल कास्टिंग से, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सी इफ पैटर्न साइज is more than size of final casting, then this is the case of positive allowance. This is the case of positive allowance. दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव अलाउंस। तो ये पॉजिटिव अलाउंस का केस होगा। इसका मतलब पैटर्न का साइज यदि फाइनल कास्टिंग के साइज से बड़ा होता है तो दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ पॉजिटिव अलाउंस। क्लियर? इसका केस पॉजिटिव अलाउंस का केस है। और यदि आपका पैटर्न का साइज छोटा होता है किससे? फाइनल कास्टिंग से, तो दिस विल बी द केस ऑफ नेगेटिव अलाउंस। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नेगेटिव अलाउंस का केस बोलते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने ये पढ़ लिया अलाउंसेस, मॉडिफिकेशंस इन द पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड और फाइनल कास्टिंग। और फिर हमने देखा कि पैटर्न साइज यदि बड़ा हुआ तो पॉजिटिव अलाउंस, और यदि छोटा होगा तो नेगेटिव अलाउंस। ठीक है? नेगेटिव अलाउंस। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये देख लिया। अब पैटर्न अलाउंस में सबसे पहला अलाउंस जो हम देखेंगे वो है श्रिंकेज अलाउंस। अब आपको रीजंस पता लगेंगे कि आखिर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अलाउंस देने की जरूरत है। आखिर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कास्टिंग और पैटर्न एग्जैक्टली सेम नहीं होते। ठीक है? रेप्लिका होने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है? सेम है, बनाया जाता है पैटर्न को कास्टिंग के हिसाब से ही, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे पहला सिचुएशन, फर्स्ट अलाउंस इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। अब देखिए, आपको पता है कि एवरी मटेरियल श्रिंक्स व्हाइल कूलिंग। दुनिया का हर मटेरियल श्रिंक करता है ठंडा होने पर। आपको पता है कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो वो श्रिंक करता है। ठीक है? विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है? ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से ये पॉइंट समझाना चाहता हूं। आइए ध्यान देते हैं उस ग्राफ पे। तो ये ग्राफ है हमारे पास टेम्परेचर का, टेम्परेचर, एंड दिस इज टाइम, एंड दिस इज टाइम। तो ये हमारे पास टेम्परेचर टाइम ग्राफ है जो हम बनाने वाले हैं। और यहां पर क्या होगा कि एक मोल्टन मेटल
एक मोल्टन मेटल को हम पोर करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे वो मोल्टन मेटल को हम पोर करेंगे उसका नाम होता है टीपी। टीपी याद होगा आपको, पोरिंग टेम्परेचर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये टीपी जो है पोरिंग टेम्परेचर, यहाँ से हम पोर करना शुरू करते हैं और हम क्या देखते हैं पोर करते हुए कि ये हमारा जो मेटल है वो ठंडा होता चला जा रहा है। ये मेटल ठंडा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, और एक ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे मिला हमें जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो हमारा मोल्टन मेटल था अभी लिक्विड फॉर्म में था, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और ये कहाँ पहुंच गया, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, एक लिक्विड जो है वो धीरे धीरे सॉलिड बनता है एट द सेम टेम्परेचर, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। और एक बार ये लिक्विड पूरा सॉलिड बन गया एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, वो सॉलिड धीरे धीरे ठंडा होगा। कब तक वो ठंडा होगा, वो तब तक ठंडा होगा जब तक उसका टेम्परेचर किसके बराबर ना पहुंच जाए, उसका टेम्परेचर अपने एटमॉस्फेयर के बराबर ना पहुंच जाए। इसे बोलते हैं हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर, टी एम्बिएंट इज एम्बिएंट टेम्परेचर, दिस इज एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है मेरे दोस्त, एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ नहीं, सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है, ये मेटल्स की बात हो रही है, याद रहे कि मेटल्स की बात हो रही है। एलॉयज अलग तरीके से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये बात हो रही है किसकी, मेटल्स की। ओके, सो दिस इज पोरिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पोर किया जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर होता है जिस पे हम पोर करते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यदि ये एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट पे हुआ तो पोर करते वक्त ही थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा, पता चले कि पोर करते हुए ही वो सॉलिड बन जाए और कैविटी पूरी भरे भी ना। बात समझ रहे हैं मेरी आप, कैविटी को यदि आप भरने के लिए इस टेम्परेचर पे लेकर आएंगे मोल्टन मेटल, तो क्या होगा, मोल्टन मेटल भरते वक्त ही सूखने लग जाएगा और ठंडा हो जाएगा टाइम के साथ। देखिए, टाइम किसी के लिए नहीं रुका, समय आज तक किसी के लिए नहीं रुका, तो इसके लिए कैसे रुकेगा। तो जब आप पोर कर रहे होंगे, टाइम जा रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा, तो उसी वक्त थोड़ा थोड़ा ये सॉलिड बनने लग जाएगा और हो सकता है आपकी कैविटी पूरी भरे भी ना और लेडल में ही मोल्टन मेटल थोड़ा बहुत सूख जाए। क्लियर। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हीट देते हैं हम ताकि इतना समय लगे इसे सूखने में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम, कौन सा टाइम, जब तक आप पूरा कैविटी भर ना दो तब तक ये किस स्टेट में रहना चाहिए, लिक्विड स्टेट में। क्लियर। तो ये जो टाइम आप देख रहे हैं, ये जो टाइम आप देख रहे हैं, ये जो टाइम है, ये टाइम आपकी हेल्प करेगा। ये जो टाइम है ये टाइम आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, किस चीज में, वे मोल्टन मेटल को कैविटी में पूरा भरने में, ठीक है। तो इस टाइम को मैं लिखता हूं टी, और ये कोई पूछ ले आपसे टी क्या है, तो टी इज द टाइम टू पोर the molten metal, time to pour the molten metal in the cavity completely। ये वो टाइम है जिसमें आपको कैविटी के अंदर पूर्ण रूप से मोल्टन मेटल को पोर करना है इस टाइम के दौरान, क्योंकि यदि ये टाइम बीत गया तो फिर थोड़ा थोड़ा मोल्टन मेटल सॉलिड बनने लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम के लिए हम एक्स्ट्रा हीट देंगे, तभी तो वो नहीं सूखेगा ना। देखो, क्योंकि यहां से सूखना शुरू हो रहा है, यहां से सॉलिड बनना स्टार्ट हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि इससे पहले आपको पूर्ण रूप से भर देना है कैविटी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पोरिंग टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट से। क्यों होना चाहिए हमने देख लिया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे यदि हम भरेंगे तो चांसेस हैं कि लेडल में ही मोल्टन मेटल सूख सकता है और हमारी कैविटी इनकम्प्लीट हो सकती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां पर हम आए और आपको पता है यहां पर हो रहा है फेज चेंज, मतलब एक मोल्टन मेटल धीरे धीरे क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो ये होता है फेज चेंज। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन आज कुछ गूढ़ रहस्यों और तथ्यों पे चर्चा हम करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर फेज चेंज नहीं होता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्लियर। और उसके बाद ये जब पूरा सॉलिड बन जाएगा तब यहां पर धीरे धीरे वो जो सॉलिड यहां बना है वो अभी भी गर्म है, ध्यान दीजिए, उस सॉलिड का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो ये सॉलिड तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कहां से,
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। क्लियर हो रही है बात? तो जब तक इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक बाहरी टेम्परेचर से, एम्बिएंट टेम्परेचर से थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक ये कारनामा होता रहेगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ की एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं सी, इसको बोलता हूं डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब एक चीज पे यदि आप गौर करें तो आपको ये बात पता लगेगी कि यहां से ए से लेकर बी तक जो हीट बाहर आ रही है, इस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सेंसिबल हीट। बी से सी तक जो हीट बाहर आएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटेंट हीट। ठीक है, और सी से डी तक जो हीट रिलीज होगी, उसे भी क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। यह बात आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको यहां पर यह बात एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने क्या देखा है, हमने रीजन्स देखे हैं तीन, हमने तीन रीजन्स देखे हैं। तो ये रीजन्स हैं जो हमने देखे हैं। ठीक है, पहला रीजन ए से बी, दूसरा बी से सी, और तीसरा सी से डी। ठीक है, अब यहां पर जो हीट रिलीज हुई वो देखते हैं। हीट कौन सी रिलीज हुई है? हीट रिलीज्ड। यहां कौन सी हीट रिलीज हुई है ए से बी के रीजन में? तो ए से बी के रीजन में जो हीट रिलीज हुई थी वो थी सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, कौन सी हीट? सेंसिबल हीट। ओके, सी से डी में भी हमने क्या देखा था? सेंसिबल हीट। ठीक है, और बी से सी में हमने क्या देखा था? लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वापस आते हैं उस डायग्राम पे, ग्राफ पे, और देखते हैं हमने क्या देखा ग्राफ में। ध्यान से देखिए, ये जो टेम्परेचर और टाइम का कर्व है, इसके अंदर हमने तीन इलाके देखे हैं, ए से बी से सी और सी से डी। ओके, अब देखिए यहां पर यदि आप इसको देखें तो ए से बी तक जब हमारा मोल्टन मेटल ठंडा हो रहा था तो वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में था। ध्यान दीजिए, पूरा किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब ए से लेकर बी तक हमारा सेम फेज में था मेटल। किस फेज में? लिक्विड फेज में। ए से लेकर बी तक हमारा मेटल सेम फेज में था। किस फेज में? लिक्विड फेज में। बी से लेकर सी तक हमारा मोल्टन मेटल सेम फेज में नहीं है, मतलब उसका फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका फेज चेंज हो रहा है। तो बी से लेकर सी तक उसका फेज चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं फेज चेंज। और सी से लेकर डी तक फिर से ध्यान दीजिए, सी से लेकर डी तक इसका फेज फिर से सेम है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी और सी से डी जिसमें सिंगल फेज है, उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसको हम लोग कौन सी हीट बोलते हैं? सेंसिबल हीट बोलते हैं। कौन सी हीट बोलते हैं मेरे दोस्त? सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट इज द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द सिंगल फेज। सिंगल फेज के दौरान जो हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, जब भी सिंगल फेज में हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर गिरेगा। जब भी सिंगल फेज में हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर गिरेगा। जब भी सिंगल फेज में हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर गिरेगा। और जब सिंगल फेज में हीट ऐड होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हीट ऐड होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हीट रिलीज होता है तो टेम्परेचर गिरता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब सिंगल फेज में आप हो। इसके पीछे की पूरी रीजनिंग मैं अभी देने वाला हूं आपको। यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ा तो भी आप दिल और दिमाग को थोड़ा खुला रखें ताकि आपको चीजें क्लियर हों। और बी से सी में देखिए क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, और इस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं है, टेम्परेचर चेंज इज जीरो, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट फिर भी एक हीट रिलीज हो रहा है, फिर भी एक हीट रिलीज हो रहा है। तो यदि मुझसे कोई कहे कि मेरी बॉडी से हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा टेम्परेचर गिरेगा, तो ही इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हीट यहां भी रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब उसका स्टेटमेंट यहां पर तो करेक्ट है। हीट यहां भी रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब उसका स्टेटमेंट यहां भी करेक्ट है।
बट उसने जो स्टेटमेंट बोला वो यहाँ आके फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन हीट रिलीज होने का मतलब बिल्कुल ये बात नहीं होती कि टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन कहाँ होता है ये? फेज चेंज के दौरान। और उस हीट का नाम क्या होता है? उसका स्पेशल नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है? लेटेंट हीट। तो यदि मैं ये बोलूं कि जब भी टेम्परेचर किसी सिस्टम का गिरेगा, इसका मतलब वहां से हीट रिलीज हो रहा है, ये बात गलत है। मुझे क्या बोलना चाहिए? जब भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर गिरेगा तो वहां से रिलीज होने वाली हीट कौन सी होगी? सेंसिबल हीट। क्लियर है? क्योंकि लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो तभी रिलीज होती है जब फेज चेंज हो रहा हो और टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अब इसके पीछे की रीजनिंग छुपी है टेम्परेचर के डेफिनेशन में। आइए टेम्परेचर के डेफिनेशन पे जरा गौर करें। टेम्परेचर के डेफिनेशन पे जरा गौर करें। तो टेम्परेचर क्या होता है? किसी ने मुझसे पूछा टेम्परेचर क्या होता है, तो मैंने कहा कि भैया डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बड़ी लेमन सी डेफिनेशन दी मैंने, है ना। और ये लेमन सी डेफिनेशन आपको इंटरव्यूज में लेम बना देगी, मतलब लंगड़ा कर देगी, क्योंकि एक इंजीनियर को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो इतनी बेकार और अधूरी सी डेफिनेशन दे। तो टेम्परेचर यदि आपसे कोई पूछे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिहाज से टेम्परेचर का डेफिनेशन देना जरूरी है कि टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ एवरेज रैंडम एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज रैंडम एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द system. So temperature is a function of average random energy of a molecule in the system. आपके जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो एक मॉलिक्यूल होता है, सिस्टम में करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, अनगिनत होते हैं, हम गिन नहीं सकते। देयर आर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। उसमें से किसी एक मॉलिक्यूल का एवरेज रैंडम एनर्जी, हम एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है भाई, करोड़ों मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी तो हम निकाल नहीं सकते, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालो और उसको डिवाइड कर दो उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल गिनने बैठेंगे क्या? ये पता करो कि आपका जो सिस्टम है उसका मास क्या है, ठीक है, और उसमें यूज होने वाला जो केमिकल है वो कौन सा है, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके एक मोल में कितने ग्राम होते हैं। टोटल ग्राम्स आपको पता है, डिवाइड मारो, नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, और आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मास जो गिवन है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और हर मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, टोटल एनर्जी सिस्टम की पता है, उससे डिवाइड मारो, आपको एक मॉलिक्यूल की एवरेज रैंडम एनर्जी मिल जाएगी। अब आपको पता है कि जो रैंडम एनर्जी होती है, रैंडम एनर्जी, रैंडम एनर्जी क्या होती है? रैंडम एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। आपको पता है रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है यार? भागने की चीज। देखो तो रैंडम एनर्जी, कोई पूछे रैंडम एनर्जी क्या है, तो रैंडम एनर्जी कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी है। रैंडम एनर्जी कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर को ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, v मतलब वेलोसिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रैंडम एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल? यस, मैं बिल्कुल ये बात बोल सकता हूं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम एनर्जी एंड रैंडम एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैं यहां से ये बात जनरलाइज कर सकता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सिस्टम का यदि टेम्परेचर आप डिफाइन करना चाहते हो, टेम्परेचर का चेंज देखना चाहते हो, तो आपको उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को देख लेना चाहिए। अब देखिए हम रिटर्न करते हैं अपने पुराने डायग्राम पे, देखिए ध्यान से।
यहां पर क्या हो रहा है कि सिस्टम का टेम्परेचर गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का टेम्परेचर गिर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम। टेम्परेचर की डेफिनेशन है इट इज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, फंक्शन है उसका। इसका मतलब टेम्परेचर जब गिरेगा मतलब सिस्टम का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो क्या है, हमने क्या बोला कि आपके सिस्टम में एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अच्छा, अब सोचो आपके अंदर भी एनर्जी होती है। जब आपके अंदर से एनर्जी कम होने लगती है, आपकी एनर्जी जान, तो आपका शरीर क्या होने लग जाता है? लेजी होने लग जाता है। आपका शरीर लेजी होने लग जाता है, यू आर नॉट एक्टिव, है ना। इसका मतलब ये हुआ जब आपके शरीर से एनर्जी बाहर निकलने लगी, ध्यान से देखिए, जब आपके शरीर से एनर्जी बाहर निकलने लगी तो आपके शरीर में एनर्जी की मात्रा कम होने लगी। अब आपके शरीर में एनर्जी की मात्रा कम होगी मतलब ऑन एन एवरेज हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। ऑन एन एवरेज हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी मतलब ऑन एन एवरेज हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी। तो जो मॉलिक्यूल पहले दूर दूर भाग रहे थे बहुत तेजी से, अब उनकी वेलोसिटी कम हुई है, अब वो लेजी होने लग जाएंगे और उनकी एनर्जी कम होने के कारण अब वो धीरे 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 पास आने लग जाएंगे एक दूसरे के। पहले दूर दूर थे क्योंकि एनर्जी बहुत थी ना, है ना, अब पास आने लग जाएंगे। अब जैसे धीरे 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 वो पास आएंगे, उनके वेलोसिटी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होने लग जाएगा सिस्टम का। क्लियर? तो जब सिस्टम से एनर्जी बाहर जाती है सिस्टम की एनर्जी कम होती है, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी कम होगी और मॉलिक्यूल्स की जब वेलोसिटी कम होगी तो उससे क्या होगा माय डियर, जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम होगी तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे और जब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर गिरेगा क्योंकि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही वो पॉइंट बी पर पहुंचे क्या होगा कि सिस्टम में करोड़ों मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल एक साथ पास नहीं आ सकते, लेकिन मान लो दो मॉलिक्यूल ऐसे मिल गए मुझे जो एक दूसरे के करीब आ गए। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए। ठीक है, और जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए तो हमने क्या देखा, ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 1 है और ये मॉलिक्यूल 2 है। ये एक दूसरे के करीब आ गए और हमने देखा कि इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो हमने क्या देखा कि इससे करीब नहीं जा रहे ये दोनों, मतलब इतना करीब आके रुक गए हैं, इससे करीब नहीं जा रहे। तो अब देखो क्या होगा, आपको पता है दो लोग जो पहले एक दूसरे से दूर थे अब जैसे ही एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, तो क्या होगा, जब करीब आएंगे तो कुछ करेंगे। इतिहास गवाह है दो लोग जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो कुछ करते हैं, तो ये दोनों भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? कुछ करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से कुछ कर रहे होते हैं, आपस में शेयर कर रहे होते हैं, क्या शेयर करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन या तो ये शेयर कर रहा होगा इससे और एक ये शेयर कर रहा होगा। शेयर नहीं भी कर रहे होंगे तो बॉन्ड बना है किसी कारणवश, आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं यहां पर। अभी देखिए इससे क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है तो क्या बॉन्ड जब बन रहा होता है तो कोई एनर्जी रिलीज होती है? बिल्कुल होती है भैया। दो लोग आपस में जब कुछ करते हैं तो वहां से गर्मी निकलती है, एनर्जी निकलती है। लेकिन एक बात बताओ, ये एनर्जी कौन सी है? जब दो लोग आपस में कुछ कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी निकल रही है? वो एनर्जी है लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। और दोस्तों लेटेंट का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन। अब सोचो कोई ऐसा काम जो आप छुप छुप के करते हो, दो लोग एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हों, उनके मिलने से कुछ ऐसा हुआ, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड के बनने से गर्मी निकली वहां से। और जब वहां से गर्मी निकलेगी तो क्या होगा मेरे दोस्त, जब वहां से गर्मी रिलीज होगी तो वो गर्मी कौन सी गर्मी होगी? लेटेंट हीट, हिडन हीट। इसे हिडन हीट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्लियर हो गया? क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट। तो ये बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक यहां क्या रिलीज हुआ है मेरे दोस्त? लेटेंट हीट रिलीज हुआ है। क्या रिलीज हुआ है? लेटेंट हीट। बहुत अच्छे। अब ये लेटेंट हीट, इसका नाम क्यों और इसका नाम सेंसिबल क्यों? क्योंकि ये हीट टेम्परेचर चेंज नहीं करवाती। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या इस दौरान इन दोनों में कोई मूवमेंट हो रही है? ध्यान से देखो,
टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब दो लोग एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं बैठ के, तो क्या उस दौरान कोई वेलोसिटी है, कोई मूवमेंट है? नहीं, वेलोसिटी बिकम जीरो। इफ वेलोसिटी बिकम जीरो, इसका मतलब टेम्परेचर जहां था वहीं रुका रहेगा। ध्यान दो, जब ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ दो लोगों के बीच यहां पर, और लेटेंट हीट रिलीज होनी शुरू हुई, क्योंकि बॉन्ड बनने से जो हीट निकलती है वो लेटेंट हीट है, और टेम्परेचर चेंज होने से जो हीट निकलती है वो सेंसिबल हीट है। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि ये जो हीट निकल रही है किसके बनने से? बॉन्ड बनने से। और इस दौरान टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस दौरान वेलोसिटी क्या हो चुकी है? जीरो। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो हुई, टेम्परेचर जहां था, जब वेलोसिटी रुकी है, जब ये दोनों मॉलिक्यूल रुके हैं, तो उस समय पे जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर वहीं रहेगा। कब तक वहां रहेगा? जब तक इन मॉलिक्यूल्स में दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ मूवमेंट या वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब तक मॉलिक्यूल में मूवमेंट नहीं होगी तब तक उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो लेटेंट हीट किसका फंक्शन है मेरे दोस्त? लेटेंट हीट फंक्शन है बॉन्ड का। बॉन्ड का, यदि बॉन्ड बनेंगे तो हीट रिलीज होगी, और जब बॉन्ड को तोड़ना होगा, सोचो आपको दो लोगों के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड तोड़ना है, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए। तो जब एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड टूटता है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो अब देखो क्या हो रहा है, आपको पता है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। तो अब क्या हो रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पास आ रहे हैं, पास आके वो बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बनने से धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स एक एक करके बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्ड बना चुके होंगे, और यहाँ पर ये बॉडी क्या बन गई होगी? सॉलिड बन गई होगी। क्लियर है? यहाँ ये बॉडी सॉलिड बन गई होगी। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये सॉलिड गर्म है। क्या है? गर्म है। अब जब ये सॉलिड यहाँ गर्म है तो क्या होगा, ये गर्म सॉलिड तब तक ठंडा होगा जब तक इसका टेम्परेचर किसके बराबर ना आ जाए? रूम टेम्परेचर या फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ सेंसिबल हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो रही होगी। बिल्कुल सही समझा है आपने। जब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। तो अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसमें क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशंस होती हैं, और ये तब तक होंगी वाइब्रेशंस जब तक इसका टेम्परेचर किसके बराबर ना हो जाए? रूम टेम्परेचर के बराबर। क्लियर? तो एक गर्म सॉलिड के अंदर अपने लैटिस के अबाउट मूवमेंट्स होती हैं, अपने लैटिस के अबाउट, और ये मूवमेंट तब तक होंगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। हाई टेम्परेचर पे मूवमेंट ज्यादा होती हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता रहेगा ये जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगी? कम होने लग जाएंगी। क्लियर? और मूवमेंट से रिलेटेड जो हीट ट्रांसफर होती है वो कौन सी होती है? सेंसिबल हीट। ठीक है? अच्छा, इसका नाम सेंसिबल क्यों पड़ा? सोचो, सेंसिबल मतलब जिसको सेंस करना आसान हो। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई गर्म चीज है वो ठंडी हो रही है, तो उसमें मेरे को पता करना है कि वो चीज ठंडी हो रही है, बिना छुए पता करना है, बिना छुए। ठीक है? कैसे पता करूंगा? दूर रखी कोई चीज है वो ठंडी हो रही है, कैसे पता करूं कि वो ठंडी हो रही है? तो मैंने क्या किया, एक पायरोमीटर लगा दिया। पायरोमीटर उस तरीके का थर्मोमीटर होता है जो हाई टेम्परेचर और हाई हीट वाली बॉडीज पे लगाया जाता है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक पायरोमीटर को उस बॉडी पे लगा दिया। ठीक है? मैंने एक पायरोमीटर को उस बॉडी पे लगा दिया। अब जब मैंने पायरोमीटर को उस बॉडी पे लगाया तो मुझे क्या देखने को मिला कि वहां से हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है वहां से। और जब वहां से हीट रिलीज हो रही है तो क्या हो रहा है, अब पायरोमीटर का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। तो जब पायरोमीटर का टेम्परेचर गिर रहा है तो क्या मैं दूर खड़े होकर नहीं बता सकता टेम्परेचर की रीडिंग देख के कि पक्का यहां से हीट निकल रही होगी? सोचो, यदि पायरोमीटर की रीडिंग है 150 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद समय बीता, उसके टेम्परेचर में फर्क आया और वो हो गया 140 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे को दिख रहा है कि उसका टेम्परेचर गिर रहा है बिना उस बॉडी को छुए। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर पायरोमीटर की रीडिंग देख के मैं बता रहा हूं। इसका मतलब यदि रीडिंग में फॉल आ रहा है तो मेरे को लग रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही होगी। तो एक ऐसी हीट जो टेम्परेचर के गिरने से पता लगे, इसका मतलब मैं उसे दूर बैठ के सेंस कर सकता हूं थर्मोमीटर या पायरोमीटर की रीडिंग देखकर, इसलिए उसका नाम है सेंसिबल हीट। लेकिन जिस हीट को सेंस करना ही आसान नहीं है, छुपी हुई हीट है वो, कैसे सेंस करोगे? तो कैसे सेंस करोगे मतलब, मान लो कि उसकी रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस है, 5 मिनट बाद भी वो 100 पे ही रहता है, अगले 5 मिनट बाद भी वो 100 पे रहता है, उसके 5 मिनट बाद भी वो 100 पे रहता है।
इसका मतलब टाइम बीतता जा रहा है बट रीडिंग में फर्क नहीं आ रहा। तो दूर से खड़े बंदे को क्या लगेगा देख के, थर्मोमीटर की रीडिंग देख के, यार ये रीडिंग तो गिर ही नहीं रही, तो उसको लगेगा रीडिंग नहीं गिर रही मतलब हीट रिलीज नहीं हो रही होगी, जबकि वो गलत है। रीडिंग नहीं गिर रही इसका मतलब ये नहीं कि हीट रिलीज नहीं हो रही, उसका मतलब ये है कि वहां क्या फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और उस दौरान कौन सी हीट रिलीज हो रही है, लेटेंट हीट। क्लियर है भाई बात? तो इसका मतलब फेज चेंज के दौरान जब भी हीट रिलीज होती है तो उसे कौन सी हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब इतनी बात यदि हमें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हम इसको फिल कर सकते हैं। तो रीजन्स ए बी से बी सी से सी डी, यहां कौन कौन सी हीट रिलीज हुई हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप का होगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज। एक बात मुझे बताइए, दुनिया की किसी भी बॉडी से जब हीट निकलती है तो वो बॉडी ठंडी होती है? किसी भी बॉडी से जब हीट बाहर निकलती है तो वो बॉडी ठंडी होती है, ठीक है। जब वो बॉडी ठंडी होती है तो क्या होगा, वो सिकुड़ेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में 99.99% बॉडीज में से जब हीट बाहर जाती है तो बॉडीज क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। क्या होती हैं वो बॉडीज, ठंडी होती हैं। तो जब वो बॉडीज ठंडी होती हैं तो वो सिकुड़ेगी, क्योंकि कैसे सिकुड़ेगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, धीरे धीरे उनसे जब गर्मी बाहर जाती है उनकी एनर्जी कम होती है, उनकी एनर्जी कम हुई तो सुस्त होंगे, लेजी होंगे, तो वो धीरे धीरे पास आएंगे। अब एक बात सोचो, 100 मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे ज्यादा जगह घेर रहे थे, वॉल्यूम बड़ा था, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स 100 मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, यही 100 मॉलिक्यूल्स मतलब पहले भी 100 थे अब भी 100 हैं, लेकिन पहले जगह ज्यादा घेर रहे थे दूर दूर होने के कारण, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी एनर्जी जाने लगेगी ये धीरे धीरे कम जगह घेरेंगे, क्योंकि पास आ रहे हैं। एक कम जगह घेरने का मतलब क्या है, इनका वॉल्यूम कम हो रहा है, ये श्रिंक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, श्रिंक। इसलिए जब कोई बॉडी ठंडी होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और उससे वो श्रिंकेज हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए से बी तक सेंसिबल हीट रिलीज हुई और यहां क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये कैसा कॉन्ट्रैक्शन है, तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये कॉन्ट्रैक्शन जो आपको दिख रहा है किस फॉर्म में दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इस समय पर ए से लेकर बी तक हमारा मोल्टन मेटल किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसे बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज या लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है, लिक्विड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बी से लेकर सी तक एक लिक्विड मतलब मोल्टन मेटल किस तरफ बढ़ रहा है, वो सॉलिड कास्टिंग बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो बी से सी तक क्या बोलते हैं हम इसे, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ठीक है। सी से डी, सी से लेकर डी तक, ठीक है, हीट रिलीज्ड सेंसिबल, इसमें हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सॉलिड श्रिंकेज। क्या बोलते हैं इसे हम, सॉलिड श्रिंकेज। क्या बोलते हैं, सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में हमने देख लिया लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। लास्ट में एक बात मुझे बताओ कि थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि जैसा हमें कास्टिंग चाहिए उसी टाइप से हम क्या चाहिए, पैटर्न डिजाइन करते हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, पैटर्न के हिसाब से आपने कैविटी बनाई, कैविटी में आपने मोल्टन मेटल डाला, लेकिन वो तो हर स्टेप में सिकुड़ रहा है। भाई ये मोल्टन मेटल से जो कास्टिंग बनेगी वो तो हर स्टेप में सिकुड़ता जा रहा है, तो जब सिकुड़ रहा है तो आपको नहीं लगता कि साइज कम हो जाएगा फाइनल कास्टिंग का, फाइनल कास्टिंग का साइज जो आपने कास्टिंग सोची थी, डिजायर्ड कास्टिंग, उससे कम हो जाएगा, आपको नहीं लगता? बिल्कुल होता है और होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कमी आ रही है वॉल्यूम में, इस कमी की भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि ये कमी पड़ गई तो कास्टिंग से छोटा हो जाएगा, जो आपने कास्टिंग सोची थी उससे छोटी हो जाएगी आपकी फाइनल एक्चुअल कास्टिंग। तो आप यदि अपनी एक्चुअल कास्टिंग को अपनी डिजायर्ड कास्टिंग से मैच करवाना चाहते हैं तो जो भी आपका मेटल का लॉस हो रहा है श्रिंकेज की वजह से, उसकी भरपाई करने के लिए आपको क्या लाना होगा, यहां पर अलाउंस देना होगा। आइए देखते हैं कि क्या करें हम। तो यहां पर हम देखेंगे कि कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन ऑफ श्रिंकेज, कॉम्पेंसेशन ऑफ
श्रिंकेज। ये जो श्रिंकेजेस हो रही हैं इनकी कॉम्पेंसेशन हम कैसे करेंगे, इनको कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कास्टिंग है इस तरीके से और ये यहाँ कैविटी थी, मैं एक बहुत लेमन कास्टिंग बना रहा हूँ, इसमें और बहुत कुछ होता है, गेटिंग सिस्टम हम आगे पढ़ने वाले हैं, गेटिंग सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके ऊपर में कुछ ऐसा, सपोज करिए कुछ ऐसा इस पे ये बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एक लेमन एग्जांपल। तो ये ऊपर टंकी लगी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आप मोल्टन मेटल डालोगे तो उसको इस टंकी तक भरोगे, क्यों, क्योंकि आपका जो मेन ये पोर्शन है ना, ये वाला, याद रहे आपका मेन पोर्शन यही है, यही आपकी मेन कैविटी है। इसको जब आप भरोगे तो ये धीरे धीरे इसमें मेटल सिकुड़ेगा, सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, इसमें मेटल की कमी पड़ जाएगी, इसलिए हमें मेटल को कहां तक भरना चाहिए, यहां तक। अब देखो इससे होगा क्या, आपको नहीं लगता ये जो ऊपर वाली टंकी है इसमें जो मेटल है, ये मेटल आपके लिए एक्स्ट्रा है, ताकि जब आपकी मेन कैविटी में मेटल सिकुड़ के जब कम पड़ता है तो ये ग्रेविटी के माध्यम से ऊपर से मेटल नीचे गिरा देगा, ताकि कभी भी मेटल की कमी ना पड़े। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये राइजर जो है एक तरीके से बैंक है, जैसे आपको पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो पैसा कौन देगा, आपका, आपके अकाउंट में जो जमा पैसा है वही आपके काम आएगा, है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके राइजर के अकाउंट में जो एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल जमा है वही मोल्टन मेटल नीचे गिर जाएगा जब भी आपके मेन कैविटी में श्रिंकेज की वजह से कमी पड़ेगी मोल्टन मेटल में। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यदि कोई पूछे आपसे कि राइजर क्या है, तो राइजर एक परमानेंट रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब बैंक है, किसका, मोल्टन मेटल का, ताकि वो भरपाई करे जब भी मोल्टन मेटल की कमी पड़ती है इस कैविटी में। क्लियर, होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लिक्विड फॉर्म में कमी पड़ेगी, याद रखिए राइजर के अंदर मेटल किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और मेटल राइजर से नीचे कब गिरेगा, ऑब्वियसली बात है यार, गिरेगा तब ना जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसका मतलब मोल्टन जब तक लिक्विड फॉर्म में कमी हो रही होगी उसकी भरपाई कौन करेगा माय डियर, उसकी भरपाई करेगा राइजर। कौन करेगा, राइजर। तो राइजर भरपाई करेगा, राइजर भरपाई करेगा किसकी, जब लिक्विड फॉर्म में होगी ये श्रिंकेज। सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में जब श्रिंकेज होगी तब, क्योंकि भाई श्रिंकेज तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हीट गवा रहे हैं, और जब भी बॉडी ठंडी होगी तो श्रिंक होगी, तो हीट इसमें भी जा रही है, इसमें भी बॉडी ठंडी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ इस दौरान मेन पार्ट क्या है, लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड, इसका मतलब इस दौरान हमारा मेन पार्ट क्या है, लिक्विड है। तो क्या होगा, इस दौरान जो श्रिंकेज है उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई भी करेगा राइजर, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट है इस दौरान वो भी क्या है हमारे पास, लिक्विड ही है। क्लियर। अब आ जाइए आप सॉलिड श्रिंकेज पे आइए। तो ये जो सॉलिड श्रिंकेज है इसकी भरपाई करनी है, सॉलिड फॉर्म में जो श्रिंक हो रहा है इसकी भरपाई करनी है। तो देखो होगा क्या, अभी तक राइजर ने कॉम्पेंसेट किया और आपको कमी महसूस नहीं होने दी, किसकी, कास्टिंग के मेटल की। इसका मतलब जो भी कमी हो रही थी वो लगातार भरपाई की जा रही थी राइजर के द्वारा। लेकिन अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि सॉलिड फॉर्म में जो श्रिंकेज हो रही है उसको कॉम्पेंसेट सिर्फ एक सॉलिड से ही किया जा सकता है, जबकि राइजर के अंदर जो मोल्टन मेटल है वो किस फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब राइजर का मेटल इसकी भरपाई में काम नहीं आ सकता। तो अब मैं क्या करूं, अब आपका टॉपिक जो आप तब से पढ़ रहे हैं पैटर्न अलाउंसेस में, जो पहला टॉपिक आप पढ़ रहे थे श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, वो अब आएगा सामने। तो सॉलिड फॉर्म की श्रिंकेज जब भी हो, जब भी सॉलिड फॉर्म में श्रिंकेज हो, तो इसकी भरपाई के लिए आपको पैटर्न के ऊपर देना पड़ेगा क्या, अलाउंस। मतलब एक कास्टिंग सॉलिड फॉर्म में जितना श्रिंक होगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके उस पर्टिकुलर मेटल या एलॉय के लिए देख लीजिए कि वो कितना श्रिंक होता है। बात मेरी समझिए, एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए। मान लीजिए आयरन की कास्टिंग पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक पर्टिकुलर साइज ले लिया आयरन का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आपने देख लिया कि वो सॉलिड फॉर्म में कितना सिकुड़ता है। अब आपको पता लग गया कि आयरन एक इतना परसेंट सिकुड़ता है अपने लेंथ में, इतना परसेंट अपने ब्रेड्थ में, या फिर इतना सेंटीमीटर पर मीटर अपनी लेंथ में और इतना सेंटीमीटर पर मीटर अपनी ब्रेड्थ में। एक बार आपने ये देख लिया तो स्टैंडर्ड बन जाएगा वो जिंदगी भर पूरी दुनिया में आयरन के लिए। क्लियर है भाई बात।
तो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा आयरन के लिए। क्लियर? डिपेंडिंग कि कंपोजिशन पूरी दुनिया में आयरन का हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बात याद रखना। तो कंपोजिशन जब भी सेम होगा तो उसके लिए वो चीज यूनिवर्सल हो जाएगी। एक बार आपने नोट कर लिया, अब क्या करो, जितना आप, क्योंकि सिकुड़ने से तो आप रोक सकते नहीं भाई, सॉलिड कास्टिंग को सिकुड़ने से तो आप रोक सकते नहीं, तो आपको करना ये है कि इस सॉलिड कास्टिंग में जो जितना सिकुड़न आ रहा है उतना ही एक्स्ट्रा बड़ा ले लीजिए पैटर्न, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न यदि आप बड़ा लेंगे तो कैविटी बड़ी बनेगी, क्योंकि पैटर्न ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैविटी बनाने के लिए, तो कैविटी बड़ी बनेगी। उस बड़ी कैविटी में जब आप मोल्टन मेटल डालेंगे तो कास्टिंग जब सूखेगी तो बड़ी कास्टिंग बनेगी, और जब वो सॉलिड फॉर्म में सिकुड़ेगी तो वो सिकुड़ के वहीं पहुंच जाएगी जहां आपकी चाहत थी, मतलब डिजायर्ड कास्टिंग। इसका मतलब सॉलिड कास्टिंग की भरपाई करने के लिए आपको देना पड़ता है क्या, पैटर्न अलाउंस। तो जब भी सॉलिड फॉर्म में कमी पड़े, जब भी सॉलिड फॉर्म में श्रिंकेज हो, तो उसकी भरपाई कैसे हम करते हैं, पैटर्न अलाउंस, मतलब पैटर्न का साइज जानबूझकर पहले से ही बढ़ा दीजिए ताकि वो बढ़ा हुआ पैटर्न आपको फाइनली क्या दे, एक डिजायर्ड कास्टिंग। ठीक है, होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें एवरी मटेरियल श्रिंक्स व्हाइल कूलिंग विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ मटेरियल्स को छोड़कर दुनिया के लगभग सारे मटेरियल्स क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। ठीक है, द हीट रिलीज्ड व्हाइल कूलिंग डिक्रीजेस द एनर्जी इन द बॉडी, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेनेवर हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी इट कूल्स। ठीक है, it cools. If this occurs in a single phase it is sensible heat, and if this occurs in phase change it is called latent heat. Sensible heat is released due to temperature change. Sensible heat किससे जुड़ा होता है, टेम्परेचर के चेंज से, जबकि latent heat किससे जुड़ा होता है माय डियर, latent heat किससे जुड़ा होता है, latent heat कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और इसको थर्मोमीटर से सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज नो मॉलिक्यूलर मोशन इन द बॉडी ड्यूरिंग फेज चेंज। मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल के मूवमेंट का या वेलोसिटी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता है फेज चेंज के दौरान। ठीक है, बट ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, या तो बॉन्ड खाली फॉर्म होगा या फिर ब्रेक होगा। किस दौरान, फेज चेंज के दौरान। एक फेज से दूसरे फेज में जब आप आते हैं तो तभी पॉसिबल है ना, जब एक के बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो उस दौरान कौन सी हीट रिलीज होती है, लेटेंट हीट, लेकिन उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिक्विड श्रिंकेज व्हेन मोल्टन मेटल कूल्स। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिड फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड श्रिंकेज व्हेन सॉलिड कूल्स टिल रूम टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू श्रिंकेज देयर इज अ लॉस इन वॉल्यूम। अभी मैंने बताया श्रिंक होने की वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम का कमी आ जाता है, और इस कमी की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो एक्स्ट्रा मेटल चाहिए होता है कॉम्पेंसेशन के लिए। लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन के दौरान कॉम्पेंसेट कौन करता है, राइजर, और सॉलिड के दौरान कॉम्पेंसेट कौन करता है, एक्स्ट्रा डायमेंशंस देते हैं हम किसमें, पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ श्रिंकेज अलाउंस। तो श्रिंकेज अलाउंस क्या है, एक्स्ट्रा डायमेंशन जो हम पैटर्न पे देंगे। ठीक है, दिस अलाउंस इज डिफरेंट फॉर कास्टिंग ऑफ। मैंने बताया कि किसी अलग अलग मटेरियल के लिए श्रिंकेज अलग अलग होगा। भाई जरूरी नहीं कि आयरन जितना श्रिंक करता है उतना ही कॉपर श्रिंक करे, उतना ही गोल्ड श्रिंक करे। भाई सबकी श्रिंकेज अलग अलग है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी एक खास मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसे क्या बोलते हैं दोस्त, अल्फा। अल्फा पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो अल्फा जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एक्सपैंड या उतना ही ज्यादा श्रिंक करेगा। तो जिसका जितना अल्फा होगा वो उतना ही ज्यादा श्रिंक करेगा, और उसकी भरपाई के लिए उसका पैटर्न उतना ही बड़ा देना पड़ेगा आपको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बिस्मथ एंड इनवर हैव जीरो श्रिंकेज अलाउंस। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। और क्योंकि बिस्मथ और इनवर का कास्टिंग जब श्रिंक ही नहीं करेगा, देखो बिस्मथ और इनवर का जब कास्टिंग श्रिंक ही नहीं करेगा तो क्या होगा माय डियर, जब श्रिंक नहीं करेगा तो क्या जरूरत है उन्हें, क्या जरूरत है उनके पैटर्न को बड़ा बनाने की। अरे जब ये श्रिंक ही नहीं कर रहे सॉलिड फॉर्म में तो उनका पैटर्न बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पैटर्न का साइज और इनकी कास्टिंग का साइज क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में श्रिंक नहीं करते। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
तो अनलाइक अदर मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अनलाइक अदर मटेरियल्स, GCI ग्रे कास्ट आयरन, अनलाइक अदर मटेरियल्स ग्रे कास्ट आयरन डजंट श्रिंक ड्यूरिंग लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन। मैंने आपको 3 फेज बताए थे, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। तो एक बात याद रखिए ग्रे कास्ट आयरन के केस में कि जो ये दोनों फेज होते हैं, ये और ये, इसमें ग्रे कास्ट आयरन दूसरों की तरह श्रिंक नहीं होता, ठीक है भाई, दूसरों की तरह कूलिंग के वक्त श्रिंक नहीं होता इन 2 फेज में, ठीक है। नो श्रिंकेज इन, कूलिंग होगी बट श्रिंकेज नहीं होगी इन GCI, ग्रे कास्ट आयरन में इस दौरान कोई भी श्रिंकेज नहीं होती है, ठीक है भाई, कोई भी श्रिंकेज नहीं होती है, बट एक्सपेंशन, श्रिंकेज तो छोड़ दो, श्रिंकेज तो दूर की बात है, ये उल्टा एक्सपैंड करते हैं। सोचो ठंडा होने पर एक्सपैंड कर रहे हैं, ये वैसी ही बात हुई जैसे पानी जब ठंडा होता है तो बर्फ बनता है, और बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, क्लियर, क्योंकि पानी में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल पास होते हैं, लेकिन आइस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, H2O, और बर्फ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी ठंडा होने पर इन 2 फेजेस में, ठीक है, ठंडा होने पर श्रिंकेज की जगह क्या होता है, एक्सपेंशन देखने को मिलती है। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन मैं आपको अभी देता हूं, ठीक है, एक्सपैंड करता है। लेकिन जो ये वाला फेज है ना भैया, ये वाला फेज, इसमें क्या होता है भाई, इसमें श्रिंक्स, ठीक है, इसमें श्रिंक करता है, तो इसमें श्रिंकेज होती है, लेकिन इन 2 फेजेस में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, सारे के सारे फेज का बात अलग है, इन 2 फेजेस में श्रिंकेज नहीं होती, किसकी, ग्रे कास्ट आयरन की, लेकिन क्या होता है, एक्सपेंशन, लेकिन इसमें क्या होती है, सिर्फ श्रिंकेज होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें श्रिंकेज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यार, इनका पैटर्न भी बड़ा होगा दूसरों के पैटर्न की तरह, बात समझ रहे हो, इनका पैटर्न भी दूसरों के पैटर्न की तरह क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें श्रिंकेज नहीं हो रही, एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब इनको राइजर की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइजर की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर मैं आपको एक और बात समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये आपका जो ग्रे कास्ट आयरन है GCI, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर स्टार्टिंग में आपके यहां पर ग्रेफाइट के फ्लेक्स होते हैं, GCI मतलब ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर यहां पर होते हैं ग्रेफाइट फ्लेक्स क्या होते हैं, फ्लेक्स होते हैं लंबे लंबे छिलके, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर क्या होते हैं, ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट फ्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है HCP, इट इज HCP, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होगी, यहां पर दिस इज हीटिंग एंड दिस इज से कूलिंग, सो दिस इज योर हीटिंग एंड दिस इज योर कूलिंग, ओके। यदि ग्रेफाइट फ्लेक्स जो HCP में है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन, फ्री कार्बन, दिस इज फ्री कार्बन, ठीक है। तो ये फ्री कार्बन में बदल जाएंगे, और फ्री कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर, BCC, क्या होता है, BCC। तो फ्री कार्बन का स्ट्रक्चर होता है BCC, ग्रेफाइट फ्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है HCP, ठीक है। हीट करने पर ये और कूल करने पर ये। तब देखिए क्या हो रहा है, तो कूलिंग कौन से फेज की कूलिंग की बात हो रही है यहाँ, कूलिंग ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो ये जो आप देख रहे हो कूलिंग कब, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो कूलिंग होगी उसमें क्या हो रहा है, फ्री कार्बन जो BCC था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCP में। और आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो BCC का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। BCC का स्ट्रक्चर, ये BCC का स्ट्रक्चर है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और यहां पर HCP का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। तो दिस इज योर HCP एंड दिस इज योर BCC। इनका डायमेंशंस होता है A एंड A,
जबकि इनके डायमेंशंस होते हैं ए एंड दिस इज सी। ओके, यहां पर a इज इक्वल्स टू b, सेकेंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू फर्स्ट डायमेंशन c, एंड c इज नथिंग बट 1.632 टाइम्स ऑफ a। c इज नथिंग बट 1.632 टाइम्स ऑफ a। इसका मतलब 63.2 टाइम्स बड़ा है कौन? हाइट किसकी? किसकी हाइट बड़ी है? इस हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की। इसका मतलब ये हुआ जब ये सॉलिडिफाई हुआ ठंडा होके तो दुनिया की सारी बॉडीज सिकुड़ती हैं, लेकिन जब ये भाई साहब ठंडे होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन जब सॉलिडिफिकेशन तक ठंडे होते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर बीसीसी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एचसीपी में। और एचसीपी में एक डायमेंशन बड़ी है ए से, बाकी दो डायमेंशन ए हैं, इसमें तीनों डायमेंशन ए हैं। सोचो किसका वॉल्यूम बड़ा होगा? इसका वॉल्यूम बड़ा होता है। क्लियर? इसका वॉल्यूम बड़ा होता है। तो भैया वॉल्यूम ऑफ एचसीपी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बीसीसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंशन हुई सॉलिडिफिकेशन के दौरान। क्या हुआ? एक्सपेंशन हुई है सॉलिडिफिकेशन के दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज एक्सपेंशन। इसका मतलब जब बॉडी ठंडी हो रही है सॉलिडिफिकेशन के दौरान तो बीसीसी कन्वर्ट हो गया एचसीपी में, और जिसकी वजह से एचसीपी का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से हमने देखा कि ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन देखने को हमें मिल रही है। क्लियर? इतनी बात हमें यहाँ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, तो अनलाइक अदर मटेरियल्स हमने ग्रे कास्ट आयरन के बारे में ये बात डिस्कस कर ली। मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज सॉलिड फॉर्म में सबसे ज्यादा श्रिंकेज किस में देखने को मिलती है मेरे दोस्त? ब्रास में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट्स। तो ब्रास में सबसे ज्यादा सॉलिड श्रिंकेज देखने को मिलती है। इसीलिए ब्रास, आपको पता है सॉलिड श्रिंकेज की भरपाई कौन करता है? पैटर्न के ऊपर अलाउंस। तो सोचो सबसे ज्यादा जब सॉलिड श्रिंकेज ब्रास में है तो फिर सबसे बड़ा पैटर्न भी तो ब्रास के लिए ही होगा। और ये क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर है भाई बात? तो ध्यान दें इस बात पे। तो ये जो ब्रास है, ब्रास, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा सॉलिड श्रिंकेज देखने को मिलती है। इसीलिए इसका पैटर्न का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उस सॉलिड श्रिंकेज की भरपाई के लिए पैटर्न पे अलाउंस भी सबसे ज्यादा देना पड़ता है। तो यदि आपसे ये पूछे सबसे बड़ा पैटर्न का साइज किसका होता है, तो आप बोलोगे ब्रास का। यदि आपसे पूछे सबसे ज्यादा सॉलिड श्रिंकेज कहां देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा ब्रास। और यदि आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा पैटर्न अलाउंस, सबसे ज्यादा श्रिंकेज अलाउंस किस पे दिया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? ब्रास। क्लियर? नेक्स्ट, लिक्विड। अब देखिए सॉलिड श्रिंकेज की बात तो हो गई, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये होता है एल्यूमिनियम में। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। ठीक है, और टोटल श्रिंकेज, टोटल में मतलब सब आ गए। टोटल श्रिंकेज का मतलब हो गया है यहां पर लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन प्लस सॉलिड श्रिंकेज। ठीक है, लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन प्लस सॉलिड श्रिंकेज, तीनों श्रिंकेजेस मिलाकर क्या बोलते हैं हम? टोटल श्रिंकेज। ये सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिली है? स्टील में। किसमें? स्टील में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर, जो हम राइजर लेते हैं, मैंने आपको क्या बोला था? राइजर एक टंकी की तरह काम करता है, एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, जो आपके मोल्टन मेटल जब कास्टिंग में श्रिंक होने लग जाता है मेटल, उस दौरान आपको एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, टंकी की तरह काम करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है। तो एक बात बताइए, राइजर के अंदर कितना मेटल रखूं कि आपकी भरपाई पूरी हो जाए? मतलब आपके कास्टिंग में कोई अधूरापन नहीं रहना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। तो जितना आपका श्रिंकेज वॉल्यूम है, मतलब आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कितना श्रिंक करता है आपका मेटल। जितना आपका मेटल श्रिंक करता है उसका 3 गुना वॉल्यूम रखिए राइजर में। अब आप बोलेंगे सर 3 गुना क्यों? उतना ही क्यों नहीं जितना श्रिंक हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि राइजर के अंदर जो मेटल है वो भगवान ने तो भेजा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर का मेटल भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा। लेकिन राइजर का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसका मेटल कितना भी ठंडा हो जाए, मुझे अपने श्रिंकेज की भरपाई के लिए मेटल टाइमली मिल जाना चाहिए। इसका मतलब मैं रिस्क नहीं लूंगा, 3 गुना मेटल डालूंगा। यदि 2 गुना सूख भी गया राइजर में, तब भी मेरा काम हो जाना चाहिए।